Hello everyone. So let's start with the part 2 of जुलाई करंट अफेयर्स. सो इकोनॉमिक अफेयर से हमने शुरू करना था. पार्ट 1 में हमने इंटरनेशनल अफेयर्स तक कर लिया था. तो इंडियाज़ एफडीआई लैंडस्केप इन 2023-24 ये जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज़ DPIIT. और इन्होंने बोला है कि स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इन एफडीआई बाई 35%. सो एफडीआई जो है इंडिया का एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज जो है वो 5 साल के सबसे लो पे है, फेल टू 5-year लो ऑफ $44.42 बिलियन. और जो डिक्लाइन हुआ है एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज का, उसके रीजंस देखा जाए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट जो कि एडवांस इकोनॉमीज़ में देखने मिल रही हैं. इसके अलावा हम देखिए एफडीआई का ट्रेंड क्या है इंडिया में. सो डिस्पाइट 31.55% डिक्लाइन इन एफडीआई, इंडिया रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट. और मॉरिशस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर था. यूएसए पोजीशंस एज द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर. सो यहाँ पे अभी एक शायद डायग्राम होगा, उसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन इधर नहीं दिया हुआ है, तो यहीं से हमें देखना होगा कि सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए ये टॉप डेस्टिनेशंस रहे हैं. डेस्टिनेशंस नहीं, मतलब दे हैव बीन टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया. फिर एफडीआई से हम क्या समझते हैं. एफडीआई में जब कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है एक कंपनी या इंडिविजुअल द्वारा किसी बिजनेस इंटरेस्ट से इन अनदर कंट्री, तो उसको एफडीआई बोलते हैं. अगर वो 10% से ज़्यादा की शेयर्स रख के कर रहे हैं, 10% से ज़्यादा की होती है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी फर्म में या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, तो वो एफडीआई के अंदर आती है. इसके अलावा हम देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है एफडीआई के. तो एफडीआई की जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दोनों आएंगे इसमें, एंड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ट्रीटमेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर फॉरेन एफिलिएट्स, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें. और एफडीआई रूट की बात करें तो 3 रूट हैं एफडीआई इन्फ्लोज के लिए. एक है 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, दैन अदर इज़ 100% एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट, और थर्ड है 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट. तो ऑटोमेटिक रूट से क्या मतलब हुआ. ऑटोमेटिक रूट से मतलब हुआ कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करना चाहती है और उसको अप्रूवल नहीं चाहिए होगा गवर्नमेंट से या आरबीआई से, और वहीं गवर्नमेंट रूट में अप्रूवल चाहिए होगा गवर्नमेंट का, तो इसके अप्रूवल के लिए एक पोर्टल बनाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. इसके अलावा जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से एफडीआई फ्लोज आते हैं, उसमें देखा जाए तो बेनिफिट क्या है एफडीआई का. सो इससे फाइनेंशियल रिसोर्सेस आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, दैन प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी इससे. बाकी हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है. तो इंडिया टॉप डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है. तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, देन गुजरात है, देन कर्नाटका है. तो ये याद रखना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका. और सेक्टर वाइज देखा जाए एफडीआई, तो सेक्टर वाइज सर्विस सेक्टर में सबसे पहले आ रहा है, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आ रहा है, देन ट्रेडिंग में, देन टेलीकम्युनिकेशन में, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. फिर हम आते हैं यूके जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बना है. तो यूके हैज़ सरपास चाइना टू बिकम इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट. और वहीं यूके वॉज इंडियाज़ 6th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इन May 2023. इसके अलावा इसमें देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं. तो पहला है यूएसए, देन यूएई, देन नीदरलैंड. और अब हम देख रहे हैं 4th लार्जेस्ट अब यूके भी हो गया है, 4th लार्जेस्ट में यूके हो जाएगा. देन इंडिया के टॉप 3 इम्पोर्ट, जहाँ से इम्पोर्ट आ रहा है इंडिया की ओर, तो इसमें पहले नंबर पे चाइना है, देन रशिया है, एंड देन यूएई है. चाइना, रशिया, यूएई, वहाँ से इम्पोर्ट आ रहा है ज़्यादा. बाकी अभी हम देखते हैं 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है. तो जीएसटी काउंसिल हम जानते हैं, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं. और जीएसटी काउंसिल जो है ये CGST एक्ट के अंदर इसका मेंशन है. और बट जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, क्योंकि इट इज़ मेंशन इन 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टू कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट को एम्पावरमेंट है कि वो जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं. तो अभी हम उस पर बात में आएंगे. बाकी इनके की रिकमेंडेशंस में काफ़ी कुछ था, जैसे CGST अपीलेट ट्रिब्यूनल की मॉनिटरी लिमिट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इसलिए देखना.
फिर प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट देखा जाए तो जीएसटी से हम क्या समझते हैं, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है इंडिया में, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 1 जुलाई 2017 से चालू हो गया था, और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये आया था। स्लोगन क्या है जीएसटी का, तो 1 नेशन 1 टैक्स। जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिकमेंडेशंस देती है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देन जीएसटी काउंसिल वाज सेट अप टू सिंप्लीफाई द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। मेंबर्स इनके देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। देन इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन जो है वो भी होते हैं, बट इसमें दिया नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए, बस ये देखना ज़रूरी है कि मेंबर ऑफ काउंसिल इंक्लूड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम स्टेट, और हर स्टेट कैन नॉमिनेट मिनिस्टर इंचार्ज फॉर फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ मेंबर। जीएसटी काउंसिल के काफ़ी इम्पैक्ट्स रहे हैं जीएसटी पे, जैसे इकोनॉमी पे, कंपनीज पे, कंज्यूमर्स पे। और ये कभी कभी पूछता है कि क्या पार्ट नहीं है जीएसटी के अंदर, क्या नहीं आता है, तो अल्कोहल नहीं आता है जीएसटी के अंदर, पेट्रोलियम नहीं आता, पेट्रोलियम में आ जाएगा पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस। रियल इस्टेट नहीं आता है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी टू रिमेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बट सर्विस टैक्स वेयर एप्लीकेबल टू बी पार्ट ऑफ जीएसटी। फिर उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 ये रिलीज़ किया है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, सो UNCTAD ने रिलीज़ किया है, और इनके अकॉर्डिंग जो है ट्रेंड इन FDI वगैरह पता करते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। तो इंडिया की FDI देखा जाए तो 7 स्पॉट्स गिरी है, और दिस इंडिकेट लोवेस्ट लेवल ऑफ नेट FDI सिंस 2007 लार्जली ड्यू टू इंक्रीज रिपेट्रिएशन ऑफ कैपिटल। वहीं रीजनल ट्रेंड्स देखें तो FDI टू डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो फेल बाई 7%, अफ्रीका में FDI फेल्स बाई 3%, हर जगह आप देखिए ड्रॉप है। फिर इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। UNCTAD के बारे में जाने तो ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN जनरल असेंबली। फिर नेक्स्ट है कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो RBI ने एक प्रपोज़ल लाया है कि एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके हेड है AP होता। सो इसके ही अकॉर्डिंग है कि मतलब बस एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही जा रही है बाई RBI। और डिजिटल पेमेंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट रिलेटेड काफ़ी कुछ चल रहा है, जैसे कि बैकग्राउंड में देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हम क्या समझते हैं, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वो प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करते हैं एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर करने में पीपल तक, लोगों को एम्पावर करने के लिए और उनकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, है ना। ये सब डिजिटली अगर किया जा रहा है तो उसको डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलेंगे। फिर DPI इकोसिस्टम में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आधार हो गया, डिजिलॉकर, UPI, डिजी यात्रा, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं, तो इससे रिलेट करना थोड़ा आसान है। और बाकी ये देख लीजिए AP होता जो है ये फॉर्मर MD एंड CEO रह चुके हैं NPCI के। इन्होंने ही इनका NPCI की बात करें तो NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और NPCI जो है RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन मिलकर बनाया। फिर सार्क में करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024-27 हुआ है, रिवाइज़ हुआ है। ये क्यों रिवाइज़ किया गया है, टू इनहेंस फाइनेंशियल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी अमंग सार्क मेंबर्स। इसके अलावा बैकग्राउंड देखें तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन करेंसी स्वैप्स विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स टू मीट शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। और इन डेप्थ एनालिसिस में RBI का फ्रेमवर्क फॉर स्वैप फैसिलिटीज़ टू सार्क दिया है। और सार्क जो है 8 मेंबर्स हैं सार्क में, जिनमें परमानेंट मेंबर्स 8 हैं और ऑब्जर्वर्स कितने हैं, परमानेंट ऑब्जर्वर्स 9 हैं। और सार्क का अगर देखा जाए तो सार्क के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया कवर करती हैं, 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती हैं, 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी कवर करती हैं। और कुछ एग्रीमेंट्स जो सार्क ने लिए हैं वो है सार्क साप्ता, सार्क SAFTA, SAPTA, SAFTA, SATIS और सार्क यूनिवर्सिटी। इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये ढाका चार्टर के थ्रू हुआ था, सार्क चार्टर इन ढाका इन 1985। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ तो देखा जाए इंडिया का नेबरहुड ही है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। सेक्रेटेरिएट काठमांडू, नेपाल। पहली जो मीटिंग हुई थी वो ढाका में हुई थी, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू, नेपाल में है। फिर इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बना है, और इसने सरपास किया है ब्राज़ील और इंडोनेशिया के डोमेस्टिक मार्केट को टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट विथ एयरलाइन। तो इंडिया से आगे कौन है? बस यूएसए और चाइना है, जिनका इनसे इंडिया से ज़्यादा डोमेस्टिक एयरलाइन का मार्केट है। इसके कारण कई है, जैसे कि लो कॉस्ट कैरियर, और एविएशन सेक्टर में कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि उड़ान, जहाँ पे अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स तक भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये सारे रीजंस हैं। बाकी एग्ज़ाम रिलेटेड इसमें दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये नोडल एजेंसी है, जो कि फॉर्मुलेट करती है नेशनल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स फॉर सिविल एविएशन। और DGCA जो है इसकी नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिविल एविएशन। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024। सो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 जो है ये रिलीज़ किया है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। और इसके की हाइलाइट्स देखें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, 20% इंक्रीज़ हुआ है इन द लास्ट 10 ईयर्स। और इन ड्रग्स में भी सबसे ज़्यादा कैनबीज़ यूज़ किया गया है वाइडली। और हम देखते हैं ड्रग्स के इंटेक से क्रिमिनल एक्टिविटी, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और एक फ्रंटियर एरिया है और दो बहुत कह सकते हैं अनपॉपुलर प्लेसेस, मतलब पॉपुलर एंड मतलब एक कुख्यात दो सर्कल्स हैं, सॉरी ट्रायंगल्स हैं, जिनका याद कर लीजिए। ट्रिपल फ्रंटियर एरिया, जिसको अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे को बोलते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल, जो कि लाओस, म्यांमार और थाईलैंड को बोलते हैं। तो इधर ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी स्केल पे की जा रही हैं। वहीं प्रीलिम्स रिलेटेड देखें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ कब मनाया जाता है? 26 जून को। और इस साल की थीम थी द एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। UN ऑब्जर्व वर्ल्ड ड्रग डे ऑन 26 जून टू इंक्रीज एक्शन इन अचीविंग ड्रग फ्री। और UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की बात करें तो ये वर्क करता है इन सब इसके कॉम्बैट के लिए कि ड्रग कंट्रोल किया जा सके। और 1997 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग रोक सके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। देन NCB टाइम टू टाइम रेड करती है, या फिर जो भी केसेस आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाए गए हैं, जैसे कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ NCB कार्डर, देन सिम्स ई पोर्टल। सिम्स स्टैंड फॉर सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। देन स्पेशल ऑपरेशन टू प्रिवेंट स्मगलिंग बाई सी रूट। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, नशा मुक्त अभियान। फिर हम आते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। सो ये गवर्नमेंट ने इशू किया है इसका नोटिफिकेशन, और इसमें जो है इस एक्ट के थ्रू रिप्लेस किया गया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 टेलीग्राफ लॉज हैं, ताकि न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके फॉर द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। और ये एकदम अलाइंड है टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द PM गति शक्ति विजन, जिसमें कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए बात कही गई है। फिर रो फ्रेमवर्क से हम क्या समझते हैं? रो फ्रेमवर्क इज़ वन इन विच अ पब्लिक एंटिटी दैट ओन्स द लैंड हैज़ द राइट ऑफ हैज़ टू ग्रांट राइट ऑफ वे परमिशन एक्सपीडिशियसली अनलेस इट गिव्स अ सब्सटेंटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल। टेलीकॉम से हम क्या समझते हैं? सो ये ग्लोबल इंडस्ट्री है जो कि प्रमोट करती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, नेटवर्क, सेफ्टी। इंडियन टेलीग्राफ जो 2 लॉ जो हम कह रहे थे जो रिप्लेस हुए हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से, वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड द अदर इज़ इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1993। प्रिंसिपल्स क्या हैं? समावेश, सुरक्षा, ग्रोथ, त्वरित। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसर है, रेगुलेटर टेलीकॉम ट्राई, इसको कई बार बोलते हैं हम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जुडिशरी, TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। FDI कितनी अलाउड है टेलीकॉम में? 74%। और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट वायरलेस नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वाइल्ड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर 2024। सो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, और इसके की हाईलाइट्स देखें तो
इसमें बोला गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो फिशरीज़ का है, फिर एक्वाकल्चर का है। और फिशरीज़ हम समझ सकते हैं कि इसमें आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो ऑन प्रोडक्शन देखा जाए तो इसमें अमाउंट लिखा है जो तो नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखिए कि एक्वेटिक एनिमल से ज़्यादा ग्लोबल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन है। और रीजन वाइज देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा है 70%, और एशिया में भी देखिए तो चाइना 36% है और इंडिया 8%, और फिर उसके बाद इंडोनेशिया आता है। देन सेक्टर वाइज वर्कर्स फिशरीज़ में सबसे ज़्यादा हैं, फिर एक्वाकल्चर में, और जॉब्स बाय रीजन तो एशिया में 85% ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं इसके कारण। फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के लिए इंडिया में काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ओवर द टाइम, जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन, जिसका विजन है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द कंट्री। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू फॉर ओशन आप समझ सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड फिशरीज़ भी हो जाएगा। देन मरीन फिशरीज़ मैनेजमेंट, फिशरीज़ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम, ये लॉन्च किया गया है टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड इन्फ्यूज़ इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ एक्वेटिक फूड्स इन क्लाइमेट एक्शन। देन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, ये FAO ने इंट्रोड्यूस किया है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन इन 2021। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एक्सपेंशन, इफेक्टिव फिशरीज मैनेजमेंट, अपग्रेड एक्वेटिक वैल्यू चेन। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बना था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है इटली में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनेस्को, FAO का। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 88% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन इंडिया कंट्रीब्यूट करती है, और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में सेकेंड है। देन नेक्स्ट है शॉर्टर ऑडिट टेन्योर टू बूस्ट गवर्नेंस। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने इशू किए गाइडलाइंस ताकि रिड्यूस की जा सके एंगेजमेंट पीरियड फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स विथ इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 10 ईयर to 4 years। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। RDI देख लीजिए कब फॉर्म हुई थी, IRDAI, सो 1999 में फॉर्म हुई थी ये, और ये एक 10 मेंबर बॉडी है जिसमें कि 1 चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IRDAI का हैदराबाद है, और प्रेजेंट चेयरमैन देवाशीष पांडा। रोल क्या हो सकता है? आप सोच लीजिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है तो ये रजिस्टर मॉनिटर करेगी इंश्योरेंस कंपनीज़ को, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, पॉलिसी होल्डर्स को सुपरवाइज करेगी, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, रिजॉल्व इंश्योरेंस डिस्प्यूट, कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। और जो IRDAI एक्ट पास हुआ था वो किसकी रिकमेंडेशन पे पास हुआ था? तो मल्होत्रा कमेटी के, उनका पूरा नाम है RN मल्होत्रा, ये गवर्नर रह चुके हैं RBI के। अभी 74% FDI अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइक टेलीकॉम सेक्टर। फिर है RBI's रिपेट्रिएशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK टू इंडिया। सो अभी जो है रिसेंटली इन जून RBI ने इसे सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मूव लिया, एंड दे हैव रिपेट्रिएटेड 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK। सो इसका एम क्या है? ताकि लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी और डाइवर्सिफाई किया जा सके स्टोरेज। तो इट इज़ टू इन्हांस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड का यहाँ पे जिक्र आया तो गोल्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ गोल्ड कहाँ पे है? बिहार में 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटका 21%। तो बिहार है, राजस्थान, कर्नाटका लेकिन गोल्ड आउटपुट में 80% है कंट्री में। कोलार गोल्ड फील्ड KGF जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और डीपेस्ट गोल्ड माइन है। इसके अलावा इतना इसमें और देखने लिए नहीं है, लेकिन ये एक बार देख सकते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज़ एक्सपोर्टिंग गोल्ड टू इंडिया। पहला है स्विट्ज़रलैंड, देन UAE, देन अफ्रीका। ये इंडिया को गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ गया है। एक्सटर्नल डेब्ट से हम क्या समझते हैं? जो मनी गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेशन बोरो करती है फ्रॉम फॉरेन सोर्स, उसको एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं। और मोस्टली इसमें देखा गया है कि सोवरेन होता है या नॉन सोवरेन होता है। इसमें ये ध्यान देना है कि मोस्टली जो एक्सटर्नल डेब्ट है, one second. So IMF is one of the agencies that keep track of countries' external debt. Together with World Bank, IMF publishes this. फिर हम शॉर्ट न्यूज़ में आते हैं।
RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ग्लोबल इकोनॉमिक हब बिल्ड किया है नवी मुंबई में, और इसका जो मॉडर्न ऑफिस स्पेस है वो मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में है। देन बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वाराणसी में है, ये इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ बजट में प्रोविज़न है, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया है। और वाराणसी एयरपोर्ट की बात करें तो इसको रीनेम किया गया था 2005 में। ये इंडिया का 20th बिजिएस्ट और उत्तर प्रदेश का 2nd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। देन इंडिया सरपासेस हांगकॉन्ग टू क्लेम 4th स्पॉट इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। सो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में 4th रैंक आ गई है इंडिया की। देन वी कम टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 ये आया है, और IMF ने रिलीज़ किया है ये। सो what this index does, so it tracks countries' digital infrastructure, human capital and labor market policies, innovation and economic integration, और released by IMF, and 174 कंट्रीज़ इसमें कवर होती हैं, और इंडिया की रैंक 72 है। और इसमें टॉप रैंकर्स देखें तो सिंगापुर फर्स्ट है, देन डेनमार्क, देन USA। लीस्ट में मॉरिशनिया है, देन सोमालिया। इसके अलावा AI से हम क्या समझते हैं? AI एक कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जिसमें कंप्यूटर और मशीन जो है वो लाइक ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं AI के लिए? तो एक नेशनल AI स्ट्रेटेजी लाई है नीति आयोग ने इन 2018। देन एरावत, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो नीति आयोग ने इनिशिएट किया है। तो एरावत का फुल फॉर्म है AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमुलेशन। देन AI टास्क फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हम जान रहे हैं, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। देन इंडिया AI पोर्टल, ये एक डेडिकेटेड पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है स्कैसकॉम के साथ मिलकर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल AI पोर्टल। फिर DRDO का अभ्यास। सो क्या है ये? DRDO ने सक्सेसफुली डेवलपमेंट ट्रायल्स किए हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास विथ इम्प्रूव बूस्टर कन्फिगरेशन। सो कहाँ पे किया था? चांदीपुर उड़ीसा में। तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, एंड DRDO का है ये। इसके अलावा ये ध्यान नहीं देना उतना और ज़्यादा कुछ। एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट से हम क्या समझते हैं? इज़ ए लो कॉस्ट रिप्लेसेबल ड्रोन दैट इज़ यूज टू स्टिमुलेट एरियल थ्रेट एंड इनेबल मिलिट्री ट्रेनिंग। Government is going to set up bioplastic park. So UP के लखीमपुर खीरी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है UPPCS के अकॉर्डिंग। UP हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में। सो कितना इन्वेस्टमेंट है? 2000 करोड़ का, और कहाँ बनेगा? बलरामपुर शुगर मिल्स फॉर्म में, PPP मोड में होगा। नोडल एजेंसी इसकी कौन होगी? UP एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बायोप्लास्टिक से क्या समझते हैं? वो प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। सो इसका सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो, और बायो बेस्ड प्लास्टिक्स बनते किसके हैं? जैसे शुगर केन, कॉर्न, सेलुलोज, और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे पॉली लैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनोएट्स, बायो बेस्ड पॉलीथीन। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के और एग्जांपल है PLA, PHA, पॉलीब्यूटाइलिन सक्सिनेट। प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें दिया हुआ, बस याद रखना है कि लखीमपुर खीरी UP में बन रहा है। चाइना फ्रांस ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की है SVOM का फुल फॉर्म है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, और स्पेस साइंस सैटेलाइट जो कि को डेवलप किया है चाइना और फ्रांस ने। और ये जो सैटेलाइट है वो स्टडी करेगी गामा रे बर्स्ट को। फुल फॉर्म है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, और दिस इज सेकेंड सैटेलाइट रिलेटेड कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड फ्रांस। SVOM satellite hunts gamma ray burst, high energy X-ray and gamma ray. The mission of SVOM. SVOM's primary mission is to discover and study gamma ray bursts. गामा रे क्या है? ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और GRB एक इंटेंस फ्लैशेस ऑफ गामा रे लाइट होती है, एंड द मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट GRBs, लॉन्ग GRBs। देन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, जो कि
एक रिपोर्ट लाई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। और इसमें देखा जाए तो बस ये ध्यान रखना कि रिपोर्ट आई है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है रिगार्डिंग एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इसमें देखने वाली बात है कि रैंकिंग स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड हमेशा टॉप पे ही रह रहे हैं। इंडिया की 63 रैंक है। और 8 कंट्रीज़ है जिन्होंने नेट ज़ीरो एमिशन 2022 में अचीव कर लिया है, जैसे कि भूटान, कोमोरोस, गेबन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू पनामा, सूरीनाम। एनर्जी ट्रांजिशंस में इंडिया के देखे जाएँ या फिर ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो COP28 जो यूएई में हुआ था उसमें ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज लिया गया था। देन G20 में एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी गैप्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशंस की बात कही गई थी। देन 2022 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांजिशन के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की थी। देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये EU ने 2023 में लाया। फिर BlinkX ये इंडिया की पहली जनरेटिव AI लैब है इन स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, तो BlinkX बस याद कर लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेटिव AI लैब है इन स्टॉक ब्रेकिंग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। देन वी कम टू ESA टू डेवलप ज़ीरो डेब्रिज सैटेलाइट। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये 3 मेजर यूरोपियन इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि टू डेवलप लार्ज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टू कंफर्म टू ज़ीरो डेब्रिज स्टैंडर्ड्स। ESA ला रहा है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। 3D हाइड्रोजल टू स्टडी TB रिसर्च। तो IISc ने 3D हाइड्रोजल कल्चर सिस्टम बनाया है, और जिससे क्या होगा कि वो हाइड्रोजल कल्चर सिस्टम के थ्रू मिमिक कर सकते हैं मैमेलियन लंग को। जब उन्होंने एक मैमेलियन लंग मिमिक कर लिया तो अब उस पर वो टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी स्टडी करके पता कर सकते हैं कि क्या रीज़न है कि जो TB इन्फेक्शन हो रहे हैं, और उनके कल्चर से वो समझ सकते हैं कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो ये डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वहीं TB को देखा जाए तो TB के लिए प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान लाया गया है, जिसमें कि एलिमिनेट करना है TB को बाय 2025। इसके अलावा निक्षय मित्र इनिशिएटिव, निक्षय मित्र डोनर को बोला जाता है, निक्षय डिजिटल पोर्टल, ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है, अगर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये 2025 को UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है, और मैक्सिको ने ये रेजोल्यूशन लाया था। इंडिया का भी एक नेशनल क्वांटम मिशन है जो 2023 में लॉन्च हुआ था, और 4 थीमेटिक हब्स वुड बी सेटअप इन टॉप एकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूट ऑन द डोमेन्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तृष्णा स्पेस मिशन। तृष्णा स्पेस मिशन जो है ये CNES जो कि फ्रांस की है, उन्होंने इसरो के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है। ये इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर ये किया है। ये एक थर्मल इमेजरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इन्वायरमेंट की स्टडी करेगी। सो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल, ये तो इसका एक्रोनिम तृष्णा बन जाएगा। इसरो और फ्रेंच CNES ने किया है। फिर इंडिया ने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया ये? तो लॉन्च बाय साउथ कोरिया, इंडिया, EU जॉइंटली एट सैन डिएगो USA, जहाँ पे बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रही थी वहाँ पे। तो देखा जाए इंडिया है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें कि एम है टू इंश्योर स्टडी एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। वहीं बात की जाए बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 की, ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुआ था। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट है। फिर विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आर्मी के जो चीफ़ हैं लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लॉन्च किया। और कहाँ पे? इट इज़ डिज़ाइन बाय आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। सो इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली लॉन्च विद्युत रक्षक, एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड इनेबल्ड सिस्टम डिज़ाइन टू इन्हेंस जनरेटर एफिशिएंसी। इसको डेवलप किया है FITT IIT दिल्ली अलॉन्ग विथ ADB
आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। विद्युत रक्षा, ध्यान रखना है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड जनरेटेड ट्रैकिंग, IoT से हम समझते हैं कि IoT जो है इज़ टुवर्ड्स दी डिजिटलाइजेशन ऑफ जो भी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक कदम है। फिर बैलोन प्रोटीन, बैलोन प्रोटीन जो है ये देखा गया है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरियम साइकोब्रैक्टर है, ये जब डोरमेंट स्टेट में जाते हैं, अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि डोरमेंट स्टेट में चल जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, और वो ये कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन जिसका नाम है बैलोन प्रोटीन। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ, और इंडियन साइंटिस्ट ने 2 न्यू प्लांट स्पीशीज़ डिस्कवर किए हैं, एक अंडमान में और एक अरुणाचल प्रदेश में। जो अंडमान में है उनका नाम है डेंड्रोथोलोंगेंसिस, ये लॉन्ग आइलैंड्स में पाए गए अंडमान के, और जो साइंटिस्ट लीड कर रहे थे वो थे लालजी सिंह। फिर अनदर प्लांट स्पीशीज़ जो थी वो थी कृष्णा चावलू टीम इन मंडला रीजन और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। न्यू स्नेक ईल डिस्कवर हुआ है कहाँ पे, उड़ीसा में, और ये साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने किया है। WHO रिकग्नाइजेज 3rd इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। टाइनी ग्रेट एप स्पीशीज डिस्कवर्ड फ्रॉम 11 मिलियन ईयर्स अगो। रशियन कॉस्मोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस। इनका नाम है ओलेग कोनोवनेंको, ये 59 ईयर्स के। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंटल अफेयर्स पे। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये रिलीज़ किया है येल सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अलॉन्ग विथ मैकगेबेन फाउंडेशन। और इसमें स्कोर कार्ड दिया गया है ताकि कंट्रीज़ जान पाए कि वो कितना क्लोज हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी टारगेट्स के। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ी सी ग्लूमी तो पिक्चर है कि वर्ल्ड इज़ फेलिंग टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस एंड ऑल। सिर्फ 5 कंट्री है जिन्होंने GHG एमिशंस कम किए हैं एट द रेट जिसकी वजह से हम 0 तक पहुंच सकते हैं 2050। तो उनमें वो कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते, यूनाइटेड किंगडम। वहीं जो है कम हो रहे हैं बट लाइक प्रीवियस ईयर से कम हो रहे हैं बट दे आर स्टिल राइजिंग। सो चाइना, इंडिया, यूरेशिया में ऐसी पिक्चर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडेप्थ एनालिसिस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी रही है इसमें EPI में। सो इंडिया रैंक्स 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, मतलब सिर्फ 4 कंट्रीज़ इंडिया से ज़्यादा हैं। सो इट इज़ लाइक इंडिया इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम इट्स टारगेट्स इसके अकॉर्डिंग। फिर आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफशोर विंड एनर्जी। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर्ड बाय और प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लाई है। तो VGF स्कीम कब लाई जाती है, जब सरकार चाहती है कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बट वो वायबल नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ जो उनका कॉस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट होगा, तो जो कह सकते हैं जो लॉसेस हैं वो उसको एक कह सकते हैं वायबल बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है। और सिमिलरली ईयर भी हम देख रहे हैं वही हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एम्पावर्ड कमेटी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। देन हम देख रहे हैं नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट काकीनाडा में लगा है। काकीनाडा इज़ इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर कोरोमंडल इंटरनेशनल ने फर्टिलाइज़र का बात कही है और ये नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट काकीनाडा में लग रहा है। इसके अलावा और नहीं ज़रूरी। चीता इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब तक हम कूनों का नाम सुनते आ रहे थे, चीता की जब बात आती थी क्योंकि वहीं पे लाए गए थे चीतास, बट अब देखा जा रहा है कि उनको रिलोकेट करने की बात कही जा रही है, वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है ये वेस्टर्न MP में आती है और ये राजस्थान के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है MP के, मंदसौर और नीमच, और इसी के पास गांधी सागर डैम भी है। और इसको इंडिया का मसाई मारा भी बोला जाता है क्योंकि ये केन्या में एक मसाई मारा नेशनल रिजर्व है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है और इसे माना जा रहा है कि कूनों के बाद सबसे अच्छा हैबिटेट चीता के लिए यही है। देन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 इसे रिलीज़ किया है UN ने और ये 9th एडिशन है। इंडिया की रैंक है 109। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया 109 रैंक पे है।
इसके अलावा SDSN जो रिलीज़ करती है रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, तब से आ रहा है इसका। इंडिया की पोजीशन देखा जाए कि कहीं कहीं बहुत अच्छा ऑन टारगेट है, कहीं ऑफ टारगेट है और कहीं पीछे रही है, नॉट ऑन टारगेट है। देन ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 ये IIASA ने लाया है। सो IIASA क्या है? सो इट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पे काम करती है। तो उन्होंने रिपोर्ट लाई है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट। इनके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हम जानते हैं ये एक ऑर्डरलेस, कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस है एंड इट लीड्स टू a state of euphoria, explaining its nickname laughing gas. Least potent inhalational anesthetic. Then state of global air रिपोर्ट आई है, इससे लाया है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने, जो कि एक US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इन पार्टनरशिप विथ UNICEF. स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 में हम देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन से ग्लोबली कितनी सारी डेथ्स हो रही हैं और इन डेथ्स का कारण काफ़ी चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन है। यूनिसेफ वी नो इट वाज फाउंड इन 1946, इट इज़ अंडर UN. फिर उसके बाद बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 में, ये बाकू अजरबैजान में। बॉन कंक्लूडेड आफ्टर 2 weeks वेयर प्रोग्रेस इज नीडेड ऑन द पाथ टू, मतलब COP29 में जो कह सकते हैं टारगेट्स थे उनको प्रोग्रेस में ये लाई गई है। बॉन नहीं हुआ था, ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट न्यूज़ में देखें तो राइसोटोप प्रोजेक्ट, ये साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट्स ने राइनो के हॉर्न्स पे रेडियो एक्टिव मटीरियल लगाया ताकि उनको ट्रैक किया जा सके और पोचिंग को कर्व किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है राइसोटोप, आइसोटोप या फिर अगर आइसोटोप और राइनो इन दोनों को मिला दिया। प्रोजेक्ट राइनो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। एंड जो इंडिया राइनो विजन 2020 था उसमें एटलीस्ट 3000 ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसेरस की पॉपुलेशन अचीव करने की बात कही गई थी। देन बायो बिटुमेन क्या है? सो इंडिया प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए बायो बिटुमेन फ्रॉम बायोमास, ताकि हम इम्पोर्ट रिड्यूस कर सके और स्टबल बर्निंग के इश्यूज सॉल्व कर सके फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बिटुमेन हम जानते हैं एक पेट्रोलियम टाइप का प्रोडक्ट होता है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है और इसके काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट्स होता है। तो बायो बिटुमेन जो है ये एक पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है बिटुमेन का या असफाल्ट का, और इट्स मेड यूजिंग नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल सोर्सेज, कैन बी मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, सिंथेटिक पॉलीमर और बोथ। फिर हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ जो कि मंथली में दिए हुए वो देखते हैं। तो दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट ले लिया इन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। रुचिरा कंबोज जो कि फॉर्मर IAFS ऑफिसर थी, ये इंडिया की पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी UN की, ये रिटायर हो गई हैं आफ्टर 35 years ऑफ सर्विस। देन सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी, ये एक पोएट और प्ले राइट हैं और इनको मिला है गुड्डलेपा हल्लीकेरी अवार्ड। देन विजय भारती सैनी, ये एक्टिंग चेयरपर्सन बनी है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। फिर सुशील कुमार सिंह जो है ये चेयरमैन बने हैं कांडला पोर्ट के। कांडला पोर्ट का अभी प्रेजेंट नेम दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है। सान्या मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क में फॉर हर फिल्म मिसेस, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। देन नरेंद्र मोदी जी, हमें पता है कि उन्होंने ओथ ली एज कंजिक्यूटिव ही वन लाइक थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म था इनका। पूजा तोमर, इंडिया फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट एट द अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। अजीत दोवल को फिर से रीअपॉइंट किया गया है एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। चंद्रबाबू नायडू हैज़ बीन स्वर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ही इज़ द 4th टाइम, इट इज़ हिज 4th टाइम। फिर अनामिका बी राजीव जो हैं ये इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। देन पेमा खंडू, ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये 2nd टाइम बने हैं और ये 3rd टाइम CM बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये MLA कहाँ से हैं? MLA वॉज सॉन इन दिस, सो इनका फ्रॉम क्योझर असेंबली से हैं ये। दिव्या देशमुख, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप 2024 जीता है इन गर्ल्स सेक्शन इन गांधीनगर।
देन विनोद गनत्रा, ये पहले इंडियन बने हैं जिनको साउथ अफ्रीका का प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा अतुल कुमार चौधरी, ये नए सेक्रेटरी बने हैं ट्राई के। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट पावो नुरमी गेम्स। देन प्रदीप सिंह खरोला, ये नए डायरेक्टर बने हैं NTA के। कपिल देव को इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी बिकेम लीडर ऑफ ऑपोजिशन। विक्रम मिस्त्री को डिप्यूटी NSA बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल। उपेंद्र द्विवेदी, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिया गया है, इनसे पहले जनरल मनोज पांडे थे। ओम बिरला को अगेन स्पीकर बनाया गया है ऑफ 18th लोकसभा। शिफाली वर्मा, जो वुमेन इंडियन क्रिकेटर हैं, ये फास्टेस्ट वुमेन हैं जो इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है इन टेस्ट क्रिकेट। देन क्लॉडिया शेनबॉम, ये मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट भी हैं। देन हल्ला तोमास तोतिर, ये प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। बाकी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, ये पहले हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फ्लाई टू स्पेस अबॉर्ड द बोइंग स्टार लाइनर्स इन फर्स्ट एवर क्रूड मिशन। तो इनका काफ़ी न्यूज़ में आ रहे थे क्योंकि इनकी क्राफ्ट में दे रहा था कुछ टेक्निकल वो थी, तो वो काफ़ी टाइम से वो फंसे हुए थे वहाँ पे, बट दे आर फाइनली बैक। देन शेख सबा खलीद अल सा, ये न्यू क्राउन प्रिंस बने हैं कुवैत के। मैक्स वर्सप्पन जो है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने लगातार तीसरी बार। देन साइरिल रामाफोसा जो है सेकंड टर्म है इनका एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देन उर्सुला वॉन्डेलैंड, एंटोनियो कोस्टा और काजा कलास, इन्हें वर नॉमिनेटेड टू लीड द यूरोपियन यूनियन। प्लेसेस में देखा जाए तो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में था, ये है कहाँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, और ये ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है, इनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ इंडिया और चाइना जॉइंटली थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स होल्ड करते हैं। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में डाला गया है बाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। एंड पहले देखा जाए तो इट वॉज पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट फोक आर्ट इन यूनेस्को। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है बाई इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। अमरावती वुड बी एस्टैब्लिश्ड एज द सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। वहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ बदलने की बात कही है। अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक रिसेंटली स्पीशीज़ पाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये बेंगलुरु सिटी से थोड़ा सा दूर है, मतलब ये कर्नाटका में है बानेरघट्टा। बाकी नमाकुआ लैंड, ये साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट मिला है। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी हंगरी में बना है, इट इज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। माउंट कलनाउ एक एक्टिव वेल्कनो फिलीपींस में इरप्ट हुआ है। दार एस सलाम पोर्ट अदानी पोर्ट है जो कि तंजानियन पोर्ट अथॉरिटी से एग्रीमेंट के बाद आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अवार्ड्स में देखें तो हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ये कृष्ण प्रकाश को मिला है, ये मुंबई पुलिस में एक एडिट यूनिट के पार्ट रह चुके हैं, तो कृष्ण प्रकाश हैं ये। देन युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये इंग्लिश में वैशाली को और हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है, प्रेस्टीजियस युवा पुरस्कार अक्रॉस मैनी लैंग्वेजेस। देन सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियन अवार्ड जो है ये दिया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है, इनको सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियन बोला गया। देन विश्व हिंदी सम्मान ये उषा ठाकुर को दिया गया है। देन हमने देखा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ फिल्म फेयर विनोद गनत्रा को मिला है। इंटरनेशनल CDP क्लाइमेट अवार्ड ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को दिया गया है। देन कवली प्राइज़ ये एक नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने लाया है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस, कावली प्राइज़। बाकी हमने देखा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, तो सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर इन एशिया पैसिफिक रीजन अवार्ड मिला है। SBI हैज़ बिकम 7th इंडियन लिस्टेड कंपनी टू हैव सरपास्ड 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल। इसके अलावा आई थिंक ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है रशिया में। देन क्रिकेट में आता है तो हमने देखा कि 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि हुए थे वेस्ट इंडीज़ और USA में,
इंडिया इमर्ज एज वन द इंडिया जीत गई है। पहला एडिशन 2007 में हुआ था, वो भी इंडिया जीती थी। और यूएसए वेस्ट इंडीज़ ने जॉइंटली होस्ट किया था। ये जून 1 से 29 तक चला ये टूर्नामेंट। इसके अलावा जो फाइनल मैच था वो हुआ था केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में, ब्रिज टाउन बारबाडोस में था। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। वहीं इस टूर्नामेंट के दौरान मोस्ट रन्स जो थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज अफ़गानिस्तान के बनाया। फिर उसके बाद रोहित शर्मा थे। मोस्ट विकेट्स अर्शदीप के साथ साथ फजल हक फ़ारूकी ने भी लिया है। मोस्ट 50s रोहित शर्मा। देन हमने देखा कि आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप काफ़ी क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ले ली, जैसे कि रोहित शर्मा। इनके सेकंड हाईएस्ट रहे हैं स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप्स, और पहले नंबर पे विराट कोहली हैं। देन रविंद्र जडेजा ने भी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था आफ्टर दिस। देन वी सी डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। इन्होंने ऑफिशियली एंडेड इस 15 ईयर इंटरनेशनल करियर, एंड जबकि ये ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग रन स्कोरर थे T20 मैचेस में। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। देन फ्रेंच ओपन में विनर कौन हुए? कार्लोस अल्कराज, और वुमेन में ईगा स्वाइतेक। कार्लोस स्पेन के हैं और ईगा स्वाइतेक जो हैं ये पोलैंड की हैं। कार्लोस सिर्फ 21 ईयर्स के हैं और इन्होंने मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टाइटल जीत लिया है। यूएस ओपन इन्होंने 2023 में जीता था, देन जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है। विंबलडन जो ग्रास पे होता है इन्होंने 2023 में जीता, एंड नाउ फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पे होता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इतने इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़ दी हुई है। सो दैट्स इट फॉर द जुलाई करंट अफेयर्स। विल स्टार्ट विद ऑगस्ट मंथली इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।